नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। 12वीं कक्षा के भूगोल विषय का अपना 5वां अध्याय अपने शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। बहुत ही अच्छा विषय है और अपने इससे पहले 4 अध्याय कर चुके हैं। 5वां अध्याय हमारा शुरू हो रहा है। जैसे पहले अध्याय में हमने मानव भूगोल की रूपरेखा, विषय वस्तु, क्षेत्र, प्रकृति, इनके बारे में अध्ययन किया, विचारधाराएं, सिद्धांत, इनके बारे में। दूसरे अध्याय में हमने जनसंख्या का वितरण, घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि के बारे में बात की। तीसरे अध्याय के अंदर हमने जनसंख्या का आगे संरचना के बारे में बात की और चौथे अध्याय में पीछे हमने जनसंख्या संगठन के बारे में बात की, जिसमें संगठन के बारे में हमने चर्चा की। और आज 5वां अध्याय है, जिसमें अपने जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने जनसंख्या के प्रवास की बात करते हैं। प्रवास जो है, इसको प्रवसन भी कहते हैं, प्रवास को स्थानांतरण भी कहते हैं, प्रवास को अंग्रेजी में ट्रांसफर कहते हैं, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या आना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या आना, ये क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। ये जनसंख्या प्रवास कहलाता है। अब जनसंख्या प्रवास की अगर हम बात करें तो अति प्राचीन काल से मानव प्रवास कर रहा है। जो जनसंख्या है वो एक जगह स्थिर नहीं है। मानव हमेशा गतिशील है। मानव का मन है वो हमेशा गतिशील है। इनमें स्थिरता नहीं हो सकती। बहुत कोई ऋषि मुनि है, कोई योग की क्षमता जानता है, वो इन चीजों में स्थिरता ला सकता है, लेकिन वो भी स्थिर नहीं कर सकता। वो भी मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रयास करता है। तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, अगर हम उस समय मानव भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था, भोजन की तलाश में, आवास की तलाश में, है ना। उसके बाद में प्राग ऐतिहासिक काल की बात है, ये प्राचीन काल की बात है, ये जिस समय मानव भोजन के लिए, भोजन संग्रहण के लिए इधर उधर भटकता रहता था, जंगलों में आदिम अवस्था के अंदर रहता था, तब भी मानव प्रवास करता था। वर्तमान समय के अंदर इन चीजों में गतिशीलता आने का कारण है, जैसे आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, सामाजिक कारण है। इन कारणों से भी मानव प्रवास कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थानों के ऊपर। अब ये मानव प्रवास कर रहा है, तो इसके अंदर यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने एक परिभाषा दी। उसने ये कहा कि एक भौगोलिक क्षेत्र से मानव उठ करके दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के बीच में, एक भौगोलिक क्षेत्र से मानव उठा और किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के पास जाकर के और वहां रहने लग गया। इस तरह का जो प्रवास था वो स्थायी प्रवास कहलाता था। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से मानव उठा और वो यूरोप महाद्वीप में आकर के रहने लग गया, एशिया में रहने लग गया, अफ्रीका में रहने लग गया, ऑस्ट्रेलिया में रहने लग गया। मतलब एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से उठ करके मानव दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में चला गया। जिस प्रकार का प्रवास होता था वो स्थायी प्रवास होता था, कि मानव चला गया, एक जगह से खड़ा हो गया। अब जिस स्थान से मानव उठता है, मान लो मैं अजमेर जिले में रह रहा हूं, ठीक है, और अजमेर जिले से मैं उठा, तो मेरा उठने वाला स्थान उद्गम स्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्गम स्थल कहलाएगा। कि यहां से मैं खड़ा हुआ, मैंने मेरा बोरिया बिस्तर बांधा और दूसरे स्थान के ऊपर जाने लगा। अब कहां गया? मैं चला गया झालावाड़। तो वो मेरा गंतव्य स्थान है। जहां मैं पहुंच रहा हूं वो मेरा गंतव्य स्थान है। जिस स्थान से मैं उठ रहा हूं वो मेरा उद्गम स्थान है। तो जनसंख्या के प्रवास की जो संकल्पना है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि मानव की जो गतिशीलता है, जो एक भौगोलिक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर के रहता है, वो मानव का प्रवास है। ये मानव भूगोल की, अपने जनसंख्या के प्रवास की संकल्पना है। अब एक बोब महोदय हुए हैं, बोब भूगोलवेत्ता,
उन्होंने एक परिभाषा दी। उन्होंने ये कहा कि एक मानव समुदाय या समूह है, एक मानव समुदाय या समूह है, इनमें से जो अपने स्थान को त्याग कर, एक मानव समूह है या एक मानव समुदाय, कोई भी एक कबीला हो सकता है या एक मानवों का समूह हो सकता है कि 10-15 आदमियों ने सोच लिया कि अपने इस जगह के ऊपर ठीक व्यवस्था नहीं हो रही है, अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो अपने इस स्थान को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो दूसरे स्थान के ऊपर अन्य किसी स्थान पर जाकर के रहने लग जाएं। इस बात को प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। या किसी एक स्थान को कोई एक समुदाय या समूह छोड़ करके दूसरे स्थान के ऊपर आकर के बस गया तो उसको भी प्रवास कहते हैं। इसमें प्रवास में ये बात निश्चित है कि जा भी सकता है और आ भी सकता है। इस प्रकार से प्रवास होता है। अब ये तो थी प्रवास की संकल्पना की बात, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने और बोग-मौद्य ने अपने विचार रखे। ठीक है, अब प्रवास के प्रकार की बात करते हैं अपने। प्रकार में नंबर 1 पर आता है उत्प्रवास। क्या आता है? उत्प्रवास। और नंबर 2 पर आता है अप्रवास। क्या आता है? अप्रवास। देखो, दोनों शब्दों के अंदर ही बात छुपी हुई है। ठीक है, उत्प्रवास का मतलब उठना और अप्रवास का मतलब आना। बात बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी, बता सकते हैं। उत्प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर जाना। मान लो जिस स्थान पर अपने हैं, इस स्थान से खड़े होकर के और दूसरे स्थान पर हम चले गए, ये क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। प्रवास 2 ही प्रकार के होंगे, या तो अप्रवास होगा या उत्प्रवास होगा। अप्रवास में क्या होता है? आना, कि किसी स्थान से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, जैसे पंजाब से खड़ा हुआ राजस्थान के अंदर आ गया, ठीक है ना। जैसे अबोहर से कोई आदमी उठा, वहां से अपना जमीन वगैरह या जायदाद वगैरह बेच करके और यहाँ गंगानगर जिले के अंदर आकर के रहने लग गया, ये क्या है? अप्रवास है। अपने पास में आया ना, आना। और गंगानगर जिले से खड़ा होकर के फिरोजपुर चला गया, वो उत्प्रवास। ये बात समझ में आई? उत्प्रवास का मतलब उठना और अप्रवास का मतलब आना। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है मानव को इस प्रकार से प्रेरित करना कि वो स्थान छोड़ दे। प्रतिकर्ष कारक जो होता है वो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर देता है। वो चाहे भले ही जलवायु के कारण हो, भौतिक कारक हो सकते हैं, ठीक है ना, जलवायु हो सकता है, मौसम हो सकता है, खनिज संसाधन हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। और मानवीय कारक भी हो सकते हैं। मानवीय कारक में जैसे आर्थिक स्तर है या आर्थिक क्रिया है ना, या राजनीतिक कारक है, ऐतिहासिक कारक है, या सामाजिक कारक है, या सांस्कृतिक कारक है, कोई भी हो सकता है इनमें से। तो जो प्रतिकर्ष कारक, ऐसे जो परिस्थितियां ऐसी हो जाना कि मानव उस स्थान को छोड़ेगा। अपकर्ष कारक क्या होते हैं? अपनी ओर आकर्षित करना। प्रतिकर्ष का मतलब बाहर भेजना, ठीक है, और अपकर्ष का मतलब अपनी ओर आकर्षित करना। चाहे वो भले ही भौतिक कारक हो, अच्छी जलवायु हो, अच्छी मिट्टी हो, अच्छे खनिज संपदा हो, ठीक है ना, अच्छे आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के संसाधन हो, ठीक है ना, कोई भी हो सकते हैं। भौतिक कारक हो सकते हैं, जल की उपलब्धता हो, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। और मानवीय कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, ठीक है ना, संस्कृति के कारक हो सकते हैं, मानवीय कारक हो सकते हैं। तो वो अपकर्ष कारक होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित कहलाए। तो ये 2 प्रकार के बातें मानव को प्रवास के लिए बाध्य करती है, मानव को प्रवास के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से प्रकाश होता है। अब इस प्रवास के कुछ पक्ष हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पक्ष हैं प्रवास के
प्रवास के पक्ष, इन पक्षों के अंदर कुछ बातें आएंगी, जैसे देश पक्ष, देश पक्ष। देश पक्ष क्या होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, या एक महाद्वीप से एक महाद्वीप के अंदर ही कहीं दूसरे स्थान के ऊपर जाना, या यूं कह सकते हैं एक देश से उठ करके दूसरे राष्ट्र के अंदर जाना, ऐसा हो सकता है। देश पक्ष हो सकता है, कई कारण होते हैं उसमें। मानव को राष्ट्र त्याग देना पड़ता है, जैसे मान लो अपने यहाँ भारत में रह रहा है और कोई उच्च कोटि का इंजीनियर है और उसको जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहा है उस कंपनी ने ऐसा ऑफर दिया कि वो कहीं दूसरे देश की टेक्नोलॉजी लेकर के आए, या वहां जाकर के सीखे, या वहां जाकर के काम करे। ऑफर आ गया कोई ऐसा बढ़िया इंजीनियर है, बढ़िया वैज्ञानिक है, तो वो अपने भारत से यूएसए में चला गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और वो कौन से महाद्वीप में चला गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चला गया ना। ये क्या है? देश पक्ष का प्रवास है, इसमें देश पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वो आदमी प्रवास कर गया। कई बार ऐसा होता है कि मानव वहां जाकर के स्थायी तौर पे भी रह जाता है या अस्थायी भी हो जाता है। उसके बाद में आता है काल पक्ष। क्या आता है? काल पक्ष। काल पक्ष में क्या होता है? मानव दीर्घ काल के लिए जा सकता है, सामयिक जा सकता है कुछ समय के लिए, दैनिक जा सकता है एक दिन के लिए, ऐसा भी हो सकता है। मान लो जैसे मुझे गंगानगर से बीकानेर जाना है और मैं दिन की दिन में जाकर के वापस आ गया, या यूं हो सकता है कि मैं किसी गांव में रह रहा हूं और उस गांव से मेरे पास में नगर लगता है, शहर लगता है ना। जैसे गंगानगर के पास में नाथावाली है, कालूवाला है, पिपलिया वाली है, वहां से लोग मजदूरी के लिए रोजाना प्रतिदिन गंगानगर जाते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं। ये क्या है? दैनिक प्रवास। सिर्फ एक दिन के लिए रोजाना जाना और रोजाना वापस आ जाना। सामयिक ये होता है जैसे अपने गेहूं की कटाई का सीजन आता है, कपास की चुनाई का सीजन आता है ना। उस दौरान बाहर से लोग बाग मजदूरी करने के लिए कुछ समय के लिए दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं और वहां से कुछ पैसा मिल जाता है, बढ़िया मजदूरी चल जाती है ना, तो वापिस अपने गांव आ जाते हैं। ये सामयिक होता है। दीर्घकाल ये होता है कि मैं गंगानगर से उठा और मुझे जयपुर जाकर के ही रहना है, वहीं जाकर के मैंने अपना घर बना लिया, वहीं जाकर के स्थायी तौर पर मैं रहने लग गया और वहीं का नागरिक हो गया। ये दीर्घकाल के लिए होता है, जो लंबे समय तक हो सकता है मैं 5 वर्ष रह जाऊं, हो सकता है मैं 10 वर्ष रह जाऊं, हो सकता है मैं आजीवन वहां रह जाऊं, जिसका कोई वो नहीं है। तो काल पक्ष इस प्रकार से महत्वपूर्ण है प्रवास के लिए। उसके बाद में आता है कारण पक्ष। देखो, कोई भी आदमी अपने स्थान को छोड़ता है तो वो बिना वजह के नहीं छोड़ता, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जैसे भौतिक पक्ष, भौतिक कारक होता है। भौतिक पक्ष में क्या होता है कि कई बार जलवायु अच्छी नहीं होती, उसमें रहने के अनुकूलन नहीं हो सकता, वो आदमी अपने आप को ढाल नहीं सकता। कई बार आर्थिक कारक होता है कि जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए आर्थिक संसाधन बहुत कम हो, दूसरे स्थान के ऊपर अच्छे हो, तो भी आदमी उस कारण से भी जा सकता है। सामाजिक कारण हो सकता है कि कहीं बाहर अच्छे संसाधन थे, अच्छी आय थी, लेकिन अब उसका खुद का समाज जो है वो दूसरी जगह पर रहता है, तो उसको वो स्थान छोड़ करके आखिर में अपने समाज के अंदर आकर के रहना पड़ेगा। सामाजिक कारण हो सकता है, सांस्कृतिक कारण हो सकता है, कोई ना कोई राजनीतिक कारण हो सकता है। जैसे अपना जो बॉर्डर एरिया है, जो सीमा लगती है अपनी पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, चीन के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, है ना, जो सीमा लगती है, इस सीमा वाले क्षेत्र के अंदर, अब जैसे श्रीलंका के साथ में, इस सीमा वाले क्षेत्र के अंदर बाई द वे यूं मानो कि पाकिस्तान के साथ में अपने युद्ध छिड़ने के आसार हैं, तो जो सीमा के साथ साथ में जो गांव लगते हैं, जो एरिया लगता है, वो खाली करवा लिया जाएगा।
है ना। तो क्यों करवाया? क्योंकि युद्ध होने के आसार हैं, और युद्ध में आपको पता ही है कि जब बम गोले गोलियां ये चलेंगी, है ना, तो फिर वो सबसे पहले लपेटे में कौन आएंगे? वही आएंगे, इसलिए उनको खाली करवा लिया जाता है, उनको छुड़वाया जाता है। इस कारण से भी वो एक पक्ष है, कारण पक्ष है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है किसी स्थान को छोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष, संख्या पक्ष के अंदर ये होता है कि जो उत्प्रावासी होते हैं, जाने वाले होते हैं, और जो अप्रवासी होते हैं, आने वाले होते हैं, कि एक समूह जा रहा है, या एक व्यक्ति जा रहा है, या एक पूरा पूरा वर्ग जा रहा है, पूरा पूरा, जैसे कबीले उठते हैं आदिवासियों के, एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थानों पर चले गए, जैसे गुमंतु आते हैं, है ना, बंजारे आते हैं, और हैं, ये बहुत सारे हैं इस तरह के, पहले चला करते थे, है ना। तो इस प्रकार से संख्या कितनी है उनकी, एक व्यक्ति है या 10 व्यक्ति है, या एक बहुत बड़ा विशेष वर्ग है ना, या गांव का गांव है, या शहर का शहर है, इस तरह से हो सकता है। तो उसमें संख्या पक्ष बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि संख्या कितनी है, किस हिसाब से उठ रहे हैं, जा रहे हैं, या किस हिसाब से आ रहे हैं। उसके बाद में स्थिरता। स्थिरता पक्ष, ये स्थिरता पक्ष के अंदर क्या होता है, मानव कई बार एक स्थान को जिसको छोड़ रहा है उसको परमानेंटली ही छोड़ देता है, बाद में भविष्य में वो कभी नहीं आता वापस, वहां पर कभी भी नहीं आएगा वो वापस, उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है कि वो मानव कभी वापस आएगा वहां उस देश के अंदर, या उस जिले के अंदर, या उस राज्य के अंदर। जैसे राजस्थान को छोड़ करके तमिलनाडु चला गया और वहीं जाकर के स्थायी तौर पर बस गया, बाद में वो राजस्थान में कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्थायी। स्थिरता का मतलब हो गया कि वहां किस प्रकार से गया है, ये तो हो गया स्थायी प्रवास, ठीक है ना, परमानेंटली गया। एक होता है अस्थायी प्रवास, कि मैं कुछ समय के लिए, जैसे 5 साल के लिए यहां से भारत से ईरान चला गया, इराक चला गया, संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया, ब्राजील चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, जर्मनी चला गया, कहीं भी किसी भी देश के अंदर एक जगह के ऊपर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या 4 साल के लिए, या 3 साल के लिए, या साल भर के लिए, मतलब वापिस मुड़ करके आऊंगा, वापिस भारत में आऊंगा। ये क्या होता है? अस्थायी प्रवास होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। तो यहां ध्यान रखना आप कि सबसे पहले प्रवास के बारे में जानना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को या आने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। उसके बाद में इसकी संकल्पना के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में इसके प्रकार के बारे में पता होना चाहिए, तो प्रवास क्या है, उठने वाला, और अप्रवास क्या है, आने वाला, ठीक है ना। फिर मानव प्रवास के पक्ष जो हैं उसमें देश पक्ष हो सकता है, काल पक्ष हो सकता है, कारण पक्ष हो सकता है, संख्या पक्ष हो सकता है, स्थिरता पक्ष हो सकता है। ये पक्ष हो सकते हैं सारे के सारे, ठीक है ना, जो हमने लिख रखे हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी तक सिर्फ प्रवास की भूमिका बनाई है, जिसमें प्रवास के बारे में हमने सामान्य बात की। अब बड़े प्रकार से हम प्रवास के प्रकार की बात करते हैं। वैसे प्रवास के कितने प्रकार हैं? उत्प्रवास, या तो जाने वाला, है ना, और या अप्रवास, आने वाला। लेकिन अब प्रवास के जो प्रकार करेंगे वो होंगे महाद्वीप के, राष्ट्र के, राज्यों के, है ना, जिलों के, वो प्रवास किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले प्रवास के प्रकार की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहला पक्ष आता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब इस अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंदर कई बातें आएगी। अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये हो गया कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाना, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय प्रवास का सबसे पहला प्रकार आता है कि ये हो सकता है महाद्वीप से महाद्वीप पलायन कर जाए। जैसे एशिया महाद्वीप में रहने वाला है किसी देश के अंदर, है ना, वो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ईरान, इराक, अरब, जो अरब कंट्री जितने भी है, संयुक्त अरब अमीरात है ना, ये सब, इनमें से किसी भी एक राष्ट्र के व्यक्ति
यहाँ से एशिया महाद्वीप से उठा और वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चला गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चला गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चला गया, अफ्रीका महाद्वीप में चला गया, यूरोप महाद्वीप में चला गया। मतलब महाद्वीप से महाद्वीप ट्रांसफर कर गया और साथ में राष्ट्र से राष्ट्र ट्रांसफर कर गया, है ना। ये भी हो सकता है, या यूं हो सकता है कि ये सिर्फ दो राष्ट्रों के बीच में ही हो, कि जैसे भारत से उठा और बांग्लादेश जाकर के रहने लग गया, या बांग्लादेश से उठा और भारत में आकर के रहने लग गया। दो से अधिक राष्ट्रों में भी हो सकता है ये प्रवास। अंतरराष्ट्रीय जो प्रवास है वो दो से अधिक राष्ट्रों के अंदर भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि मान लो यहां से भारत से एक व्यक्ति उठा और वो इंजीनियरिंग की पोस्ट पे है और उसको पहले भेज दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। अब जी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर उसने कुछ समय बिताया, वहां अपनी टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ। अब उसने जिस बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंदर वो काम कर रहा है, उस कंपनी ने उसको वहां से संयुक्त राज्य अमेरिका से उठा करके ब्राजील भेज दिया। ठीक है, वहां उसने 2-3-4 वर्ष अपनी टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार किया, वहां रहा। वहां से उसको वापस जापान भेज दिया, ठीक है ना, और जापान से उसको वापस इटली भेज दिया, है ना। इस प्रकार से उसको अलग अलग देशों के अंदर प्रवास करना पड़ा। तो ये बहुराष्ट्रीय प्रवास हो गया। और सिर्फ एक राष्ट्र से उठ करके दूसरे राष्ट्र के अंदर जाकर के रहने लग गया, वो एक राष्ट्रीय या दो राष्ट्रों के बीच में प्रवास हो गया, ठीक है ना। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रवास है ये महाद्वीपीय भी हो सकता है या एक से अधिक राष्ट्रों के बीच में भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे दूसरा है अंतर्देशीय। अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास, इसको आंतरिक प्रवास भी कहते हैं, जो एक ही राष्ट्र के अंदर होता है। जैसे भारत का हरियाणा राज्य में रह रहा है और वो उत्तर प्रदेश राज्य में चला गया, या उत्तर प्रदेश राज्य में रह रहा है हरियाणा राज्य में आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रवास को क्या कहते हैं? अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहते हैं। इस प्रकार के प्रवास में होता क्या है? मानव कुछ समय के लिए जा सकता है, इसमें स्थिरता पक्ष भी हो सकता है, काल पक्ष भी हो सकता है, देश पक्ष भी हो सकता है, ठीक है ना। देश पक्ष ज्यादातर जो आता है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास में आता है, ये ध्यान रखना। काल पक्ष हो सकता है, कारण पक्ष हो सकता है। कारण तो कोई भी हो सकता है कि राजस्थान के अंदर अकाल पड़ गया, बहुत भयंकर तरीके से अकाल पड़ा है, अब खाने की पूर्ति के लिए कहां जाएंगे? हम पंजाब में चले जाएंगे, हरियाणा में चले जाएंगे, है ना, या दूसरे अन्य किसी राज्यों में चले जाएंगे। बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं, संसाधनों के लिए भी जा सकते हैं। अब मुझे लोहे की फैक्ट्री लगानी है तो मुझे झारखंड वाले क्षेत्र में जाना पड़ेगा वहां, क्योंकि वहां कच्चा लोहा सहजता से मिल जाता है, कोयला मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से कोई ना कोई कारण पक्ष होगा, और इसमें संख्या पक्ष भी हो सकता है, स्थिरता पक्ष भी हो सकता है। तो अंतर्देशीय जो प्रवास होता है उसका मुख्य कारण ये होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, या यूं भी हो सकता है एक राज्य का एक राज्य में भी हो सकता है। जो अंतर्देशीय प्रवास होता है उसका जो प्रवास होता है उसमें एक तो ये होता है कि पंजाब से उठ करके तमिलनाडु चला गया, ये तो हो गया जैसे दो राज्यों के बीच में। अंतरराज्य में ये होता है कि श्री गंगानगर से उठ करके जयपुर चला गया, अंतरराज्य भी हो सकता है, ठीक है ना। श्री गंगानगर से उठ करके अपने भीलवाड़ा चला गया, श्री गंगानगर से उठ करके जोधपुर चला गया। इस प्रकार से भी प्रवास हो सकता है, जो अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। एक ही राष्ट्र के अंदर एक से दूसरे राज्यों में, एक ही राज्य के अंदर, ये प्रवास क्या कहलाता है? अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। अब कुछ विषयों के चुनिंदा उदाहरण हैं जो विषय को अंतरराष्ट्रीय प्रवास के प्रति प्रेरित करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने यूरोपीय प्रवास के बारे में बात करेंगे। जब अपने यूरोपीय प्रवास के बारे में बात करेंगे तो अपने को विश्व मानचित्र के अंदर अगर हम दर्शा करके इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना है? विश्व का मानचित्र बनाना है।
और विश्व का मानचित्र आप लोगों को बनाना आता है ना, सभी को। मैंने बार बार बोली है ये बात कि विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र और कुछ राष्ट्रों के मानचित्र आपको बनाने आने चाहिए। और आप सभी बच्चों ने मानचित्र ले भी रखे हैं, है ना। विश्व का मानचित्र आपके पास में राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए, और खाली जो सिर्फ बाउंड्री बनी होती है अलग अलग राष्ट्रों की, जिसमें भरा हुआ नहीं होता है, वो मानचित्र भी आपके पास में होने चाहिए जो छोटे आते हैं, है ना। तो उसके आधार पे अपने अब पहले विश्व का मानचित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। मेरे साथ में आप लोग बनाइए, बिल्कुल कॉपी पेन खोल कर रखिए और साथ साथ में बनाने का प्रयास इस प्रकार से, एकदम ढीले हाथ से बढ़िया तरीके से इस प्रकार से अपने मानचित्र बनाएंगे। इस प्रकार से बिल्कुल एकदम ढीले हाथों से, और इस प्रकार से। ये कौन सा महाद्वीप बन गया बता सकते हैं? ये बन गया जी अपना दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और अभी अपने उत्तरी अमेरिका बनाएंगे इस प्रकार से जो चलाते रहेंगे। और ये कौन सा महाद्वीप बन गया? उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, दो महाद्वीप बन गए। अब अपने अफ्रीका महाद्वीप बना लेते हैं। प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप बनाएंगे, है ना, ढीले हाथ से एकदम इस प्रकार से। ये कौन सा राष्ट्र बना? ये अपना भारत, है ना। अपने कौन से राष्ट्र में रहते हैं? भारत में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ये प्रतिज्ञा में भी पढ़ते हैं ना अपने। तो इस प्रकार से अपने बिल्कुल ढीले हाथों से ये बनाना है। जब तक आप विश्व का मानचित्र बनाना नहीं सीखेंगे तब तक बहुत सारी बातें आपके ध्यान में नहीं आएगी। ये आपको विश्व का मानचित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। प्रकार से यू लाइनिंग करके ये बन गया नॉर्वे, फिनलैंड, है ना। ये यूराल पर्वत वाला क्षेत्र आ गया। ये बन गया जी अपना विश्व का मानचित्र। अब ये क्या रह गया? श्रीलंका रह गई, मेडागास्कर रह गया, है ना, क्यूबा रह गया, ग्रीनलैंड रह गया, ये ब्रिटेन रह गया, है ना, यहाँ जापान रह गया। ये जापान के मुख्य द्वीप आ गए, ये जावा, सुमात्रा, बाली आ गया, है ना, ये द्वीप समूह आ गए, ये फिलीपींस द्वीप समूह आ गया प्रकार से, और ये ऑस्ट्रेलिया बन गया अपना। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन गया, है। ये न्यूजीलैंड बन गया, है ना।
इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जनशून्य महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर लोग बाग बहुत कम रहते हैं। तो अब अपने सबसे पहले यूरोपीय महाद्वीप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूरोपीय प्रवास की बात करते हैं। जो यूरोप से प्रवास हुआ वो यूरोपीय प्रवास कहलाया। अब इसमें है क्या यूरोप के अंदर? यूरोप में ये है कि 12वीं से 20वीं सदी के बीच में, 12वीं से 20वीं सदी के बीच में हुआ क्या, यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी पड़ी, संख्या ज्यादा थी और संसाधनों की कमी पड़ी। तो जीवन को उच्च करने के लिए, जीवन को बढ़ाने के लिए या जीवन को अच्छे जीवन यापन के लिए उन्होंने समुद्री मार्ग से व्यापारिक गतिविधियां शुरू की और वो समुद्री मार्ग से जाना शुरू हुआ। अब यूरोप महाद्वीप है ये, ठीक है, और इसका उत्तरी भाग है ये वाला, है ना, यूरोप महाद्वीप का, और ये उत्तरी पश्चिमी भाग है। ध्यान रखना, इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये है, ये इसके 4 भाग किए ना मैंने, ये उत्तर भाग है, ये दक्षिण भाग है, ये पूर्व भाग है और ये पश्चिम भाग है। तो ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कहेंगे। ये जो भाग है जिसको मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूं आपको, ये जो भाग है रहेगा ये वाला, ये उत्तरी पूर्वी भाग कहलाएगा, ठीक है। ये जो भाग रहेगा ये वाला, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग कहलाएगा। और उसके बाद में जो ये वाला भाग रह गया ये दक्षिणी पूर्वी भाग कहलाएगा। इस प्रकार से ये 4 भागों के अलग अलग भाग हो गए। तो जब हम विश्व मानचित्र में देखेंगे तो ये ऊपर का भाग आएगा, ये उत्तरी भाग है, नीचे का भाग ये दक्षिणी भाग है, वो भाग पूर्वी है और ये भाग पश्चिमी है। तो ये जो भाग है ये उत्तरी पश्चिमी भाग है। इस उत्तरी पश्चिमी, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग से जो देश थे, उन देशों से संसाधनों की कमी होने के कारण और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वहां लोगों की संख्या ज्यादा होगी, जिससे जीवन जीने के मतलब एक हिसाब से लाले पड़ गए, जीवन जीने में दिक्कत आ रही थी, तकलीफ आ रही थी, है ना, अच्छा जीवन यापन करने में। तो इसलिए वो लोग दूसरे देशों के अंदर समुद्री मार्गों से निकले। और वो कब निकले? 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में निकले। कब निकले? 12वीं से 20वीं शताब्दी के 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में जो काल था, उस दौरान यूरोपीय देशों से दूसरे महाद्वीपों के अंदर या दूसरे देशों के अंदर पलायन हुआ। और ये लोग कौन कौन से थे, कौन कौन से देश थे? जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन कह सकते हो, है ना, जो इसमें अपने ये है, ये वाला भाग, ठीक है, स्पेन ये वाला भाग, पुर्तगाल, ठीक है ना, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इनसे यूरोपीय महाद्वीप का ये जो पश्चिमी भाग था, यहां से इस भाग से खड़े हुए लोग बाग, खड़े होकर के क्या किया? पलायन किया। और पलायन कहां किया? अफ्रीका महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के भागों में प्रवेश किया। जैसे बहुत से लोग यहां से इस महाद्वीप में आ गए, ठीक है, बहुत से लोग यहां से इस महाद्वीप में चले गए, बहुत से लोग समुद्री भाग से यात्रा करके इस महाद्वीप में आ गए। जैसे यहाँ तो आकर के क्या करेंगे? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ सहारा मरुस्थल है और यहाँ काला रेखा मरुस्थल है। तो ये लोग क्या है? इस दक्षिणी भाग में आए जहां सोने की और हीरे की खानें मिलती हैं बहुतायत में, वहां आए ये लोग, ठीक है ना। और यहाँ से इस तरह से यात्राएं करके और ये लोग एशिया महाद्वीप में यहाँ आ गए, है ना, यहाँ से यात्राएं करके ये लोग यहाँ भी चले गए। तो इन जगहों पर ये लोग पहुंचे जो यूरोप के भागों से समुद्री यात्राएं करके और ये दूसरे देशों के अंदर गए। अब आपको एक जानकारी देता हूं छोटी सी, सुनिएगा। वो ये है कि ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, जो लाल रंग से, ये क्या है बता सकते हैं आप लोग? जब यूरोपीय महाद्वीप के लोग
दूसरे राष्ट्रों के, दूसरे महाद्वीपों के राष्ट्रों में जाकर के स्थायी तौर पर नाविक के तौर पर समुद्री यात्राएं करके व्यापार के माध्यम से बहुत से लोग ऐसे थे जो वहां जाकर के बस गए स्थायी तौर पर दूसरे राष्ट्रों के अंदर, ठीक है ना। और ज्यादा जो आगमन हुआ वो यहाँ हुआ, इस जगह पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा आगमन हुआ। और शुक्राज्य अमेरिका है, कनाडा का कुछ भाग है और मैक्सिको का कुछ भाग है, ऐसे स्थानों के ऊपर सबसे ज्यादा आगमन हुआ यूरोपीय लोगों का। तो ये जो मैंने लगाया ये है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। और ये जो है ये है लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर है। अब इस यूरोप महाद्वीप के इन लोगों को, और विशेष करके ये जो मैं रेड कर रहा हूं ये है ब्रिटेन। इस ब्रिटेन को पूरे दुनिया के ऊपर राज किया इसने, औपनिवेशिक शासन जो जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन किया ब्रिटेन ने। क्यों? क्योंकि ये व्यापारी थे, व्यापारी बनकर के आए और जिस देश में गए उसी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया इन्होंने। जैसे भारत को भी इन्होंने गुलाम रखा, अन्य देशों को भी रखा। तो भारत को गुलाम होने की वजह ये थी कि फूट थी भारत के लोगों में। तो इसको क्या है, इस स्थान से यूं आकर के और यूं भारत के अंदर आना पड़ता था। तो ये दूरी बहुत ज्यादा है। तो इसने क्या किया, इस स्पेन की मदद से, ये जो देश देख रहे हो ना, इस देश की मदद से इसने यहाँ एक नहर का निर्माण करवाया और उस नहर का नाम है स्वेज नहर। कौन सी नहर का नाम है? स्वेज नहर। इस स्वेज नहर से ये इसने क्या किया कि अब इसकी दूरी बच गई। अब ये यहां से चला और यहां से अपने छोटे जहाज चलाए और इस नहर से होते हुए यहां सीधा पहुंच गया। तो इससे इसकी बहुत ज्यादा दूरी बच गई, इसकी बचत निकली। तो इसलिए ये स्वेज नहर का निर्माण हुआ और दुनिया की सबसे व्यस्त नहरों में से एक है। ये सबसे व्यस्त नहरों में से एक है जिसमें छोटे जलपोत चलाए जाते हैं, छोटे जलयान चलाए जाते हैं। और वो कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। और वो इसने ब्रिटेन ने बनाई और इस स्पेन की मदद से बनाई। जो स्पेन देश है ना यहाँ पर, इसकी मदद की, इसकी सहायता से यहाँ पर इसका निर्माण किया इसने। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, अब ये यूरोपीय देशों का आगमन हुआ। यूरोप के देशों के लोग जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है ना, नीदरलैंड है, इन लोगों ने यहाँ पर संसाधनों की कमी होने के कारण समुद्री मार्गों से यात्राएं करके दूसरे महाद्वीपों में चले गए। और वो महाद्वीपों से जैसे अफ्रीका है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के अंदर इनका आगमन हुआ। जैसे इन महाद्वीपों में है ना, और इस अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में यहाँ पर आगमन हुआ इन लोगों का। यूरोपीय पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो भाग था यूरोप का, उन क्षेत्रों के लोगों का आगमन हुआ। तो इसी अध्याय को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज अभी इतना ही रखेंगे। थैंक यू।